अमर बेल। अगले 2 दिन घर में कॉल्स और मिलने के लिए आने वालों का तांतना बंधा रहा। अलीज़ा शादियों के अलावा पहली बार अपने तकरीबन तमाम जानने वालों और रिश्तेदारों को देख रही थी। ज़्यादातर लोग बार बार फ़ोन करके निम्रा की आखिरी रस्मात के बारे में हतमी मालूमात ले रहे थे। घर में उसके तमाम अंकल्स अपनी फैमिलीज़ के साथ आ चुके थे। अलीज़ा ने लोगों के उसी आने जाने के दौरान उमर को भी 2-3 बार घर आते जाते देखा। उसके साथ जोडत नहीं थी और वो अकेला ही था। वो उससे ताज़ीद करना चाहती थी, मगर उमर के रवैये ने उसे इस कदर हैरान किया कि वो उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। वो जानती थी कि निम्रा उसकी सगी बहन नहीं, फिर भी उमर जिस कदर जज्बाती और नरम दिल शख्स था, उसका ख्याल था कि वो अपनी बहन की मौत पर खासा अफसरदा होगा। मगर उमर के तासुरात उसके समझ से बालातर थे। वो बिल्कुल पुरसकून था। लोगों की ताज़ियाती कलमात वसूल करते हुए भी उसके चेहरे पर किसी गम या अफसोसगी का शाइबा तक नहीं था। यूं लग रहा था जैसे उसे निम्रा की मौत पर कोई शौक लगा था, ना ही दुख हुआ था, या फिर शायद उसे निम्रा की मौत या ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अलीज़ा के लिए इसके तासुरात बहुत शॉकिंग थे। जो शख्स एक कज़न और एक गर्लफ्रेंड के लिए आउट ऑफ द वे जाकर सब कुछ करने पर तैयार था, जो अपने एक इंडोर प्लांट की काटी जाने वाली शाख को दोबारा गमले में तब तक लगाए रखता है जब तक वो सूख ना जाए, और सूखने के बाद भी जो उसे हटाने पर तैयार ना हो, वो एक सौतेले सही मगर खूनी रिश्ते की इस तरह की मौत पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं कर रहा था। क्या उमर का वाकई अपनी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं था? कि वो वाकई उनके बारे में किसी किस्म के कोई एहसासात नहीं रखता? क्या वो अपनी फैमिली को इस हद तक नापसंद करता है कि, या फिर वो हमेशा की तरह बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? अलीज़ा अपने ज़हन में उभरने वाले इन तमाम सवालों से उलझ रही थी। वो बहुत अच्छी चेहरा शनास नहीं थी, मगर उसे फिर भी ये यकीन था कि उसने उमर का चेहरा पढ़ने में कोई गलती नहीं की थी। उसके चेहरे पर बेहिस्सी और ताल्लुकी के अलावा एक तीसरा तासुर भी था, और ये तासुर अलीज़ा को ज़्यादा खौफज़दा कर रहा था। उमर के चेहरे पर इत्मीनान था। तीसरे दिन जहांगीर निम्रा की डेड बॉडी लेकर पाकिस्तान आ गए। उनके साथ समरीन और बाकी दोनों बच्चे भी थे। अलीज़ा को जहांगीर माज के चेहरे पर भी किसी रंज या अफसरदगी के तासुरात नज़र नहीं आए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, वही संजीदगी जो वो पहले भी कई बार तब उनके चेहरे पर देख चुकी थी जब वो शदीद गुस्से में होते थे। जहांगीर के बरक्स समरीन खासी निढाल नजर आ रही थी। उनके बाकी 2 बच्चों के चेहरों पर भी ऐसे ही तासुरात थे। बैरून मुल्क से इकट्ठे आने के बावजूद तमाम लोगों की तरह अलीज़ा ने भी महसूस किया समरीन उनके बच्चों और जहांगीर के दरमियान एक अजीब सी कशीदगी और सतमहरी थी। अलीज़ा का ख्याल था कि अंकल जहांगीर की कुछ अरसा पहले होने वाली तीसरी शादी उसकी वजह हो सकती थी, मगर इसके अलावा और भी वजह हो सकती थी। ये उसके वहम गुमान में भी नहीं था। निम्रा की तदफीन के बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग वापस जाना शुरू हो गए, मगर जहांगीर माज और उसके 2 बड़े भाई अपनी फैमिलीज़ के साथ अभी वहीं थे। जब एक रात अलीज़ा ने लाउंज में सबके सामने उनके और समरीन के दरमियान शदीद झगड़ा देखा। वो दोनों सबके सामने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे। अलीज़ा के लिए ऐसा झगड़ा कोई नई चीज़ नहीं थी। नानों के यहाँ वो अपने अंकल्स और उनकी बीवियों के दरमियान पिछले कई सालों से ऐसे बहुत से झगड़े देखती हुई आई थी, मगर इस बार जिस इंकशाफ ने उसे होलाया था वो निम्रा की मौत की वजह थी। वो नींद में अपार्टमेंट की खिड़की से नहीं गिरी थी, उसने खुदकुशी की थी, और अपार्टमेंट की खिड़की से छलांग लगाने से पहले उसने एक खत में तफसीली तौर पर अपनी मौत का जिम्मेदार जहांगीर मास को ठहराया था। पुलिस को वो खत मिल गया था, मगर चूंकि जहांगीर सिफारत खाने से मुंसलिक था, इसलिए हर चीज़ बड़ी महारत से कवर अप कर ली गई थी। एक सीनियर डेवलपमेंट के हवाले से इस तरह का कोई स्कैंडल पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खासी नदामत और शर्मिंदगी का बायस बनता। चंद घंटों के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पुलिस ने इस खुदकुशी को इत्तफाकी मौत करार देकर फाइल बंद कर दी। निम्रा पाकिस्तान एम्बेसी के मिलिट्री अताशी के साथ इन्वॉल्व थी। वो जहांगीर माज से भी उम्र में बड़े इस शख्स के साथ शादी पर बज़िद थी, और जहांगीर उसके इस मुतालबे को किसी तौर मानने पर तैयार नहीं थे। एम्बेसी में उनकी बेटी और अताशी के दरमियान चलने वाले इस अफेयर के बारे में एम्बेसी में काम करने वाला हर शख्स जानता था, और ये मामला जहांगीर के लिए खासी खफ्त का बायस बन रहा था।
अगर निम्रा एम्बेसी के किसी छोटे मोटे एहलकार के साथ इन्वॉल्व होती तो जहांगीर बहुत पहले इस शख्स का पता साफ कर चुके होते, या फिर 4 दिन के अंदर इस शख्स को एम्बेसी से निकाल देते। मगर यहाँ वो बुरी तरह फंस गए थे। उन्होंने निम्रा को ज़बरदस्ती पाकिस्तान भिजवाने की कोशिश की, मगर वो इस पर तैयार नहीं हुई। उसने वापस पाकिस्तान भिजवाए जाने पर मजबूर करने पर जहांगीर को घर से चले जाने और शादी कर लेने की धमकी दी। मगर जहांगीर जानते थे कि ये सिर्फ धमकी ही थी। वो कानूनी एतबार से अभी बालिग नहीं हुई थी, और वो मिलिट्री अताशी इतना अहमक नहीं था कि वो एक नाबालिग लड़की से शादी करके अपना करियर खतरे में डालता। दूसरी तरफ जहांगीर इस बात से भी वाकिफ़ थे कि कुछ अरसे के बाद जब वो कानूनी एतबार से बालिग हो जाएगी तो इस वक्त उनके लिए निम्रा को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो बहुत मायूस होकर उसे प्रेशराइज कर रहे थे, और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो उनके किसी दबाव में नहीं आएगी, तब उन्होंने निम्रा को धमकी दी कि वो अगर वापस पाकिस्तान नहीं गई तो वो न सिर्फ समरीन को तलाक दे देंगे, बल्कि निम्रा समेत बाकी 2 बच्चों को भी अपनी जायदाद से आग कर देंगे। निम्रा उनकी धमकी पर पहली बार दबाव में आई, और इस हरबे को कामयाब होते देखकर जहांगीर उस पर अपना दबाव बढ़ाते गए। दूसरी तरफ वो मिलिट्री अताशी निम्रा को मजबूर कर रहा था कि वो वापस ना जाए। शायद उसे भी ये अंदाज़ा हो गया था कि एक बार वो वापस पाकिस्तान चली गई तो फिर उसका वापस उसके हाथ आना मुश्किल था। नतीजा वही हुआ था जो हो सकता था। निम्रा ज़हनी तौर पर इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, उसने खुदकुशी कर ली, और अब जहांगीर और समरीन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ थे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपनी बेटी को मेरे खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुम ऐसा ना करती तो वो कभी खुदकुशी ना करती। जहांगीर समरीन पर धाड़ रहे थे। मैंने उसे हथियार नहीं बनाया। मैं तुम्हारे जैसे 3rd क्लास हरबे इस्तेमाल नहीं करती। उसने सिर्फ तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है। तुम इस तरह प्रेशराइज ना करते तो वो ये कदम कभी ना उठाती। मैं उसे प्रेशराइज ना करता और इस 55 साला शख्स को अपना दामाद बनाकर लोगों को खुद पर हंसने का मौका देता। अगर तुम दूसरों की 18-20 साला बेटियों के साथ शादी कर सकते हो और अफेयर चला सकते हो तो दूसरे भी कर सकते हैं। फिर तुमको एतराज़ किस चीज़ पर है? समरीन अब बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी। अपना मुंह बंद रखो घटिया औरत। क्यों मुंह बंद रखूं अपना? पता चलना चाहिए तुम्हारे ख़ानदान को तुम क्या गुल खिलाते फिर रहे हो। समरीन बिल्कुल खौफज़दा नहीं थी। तुमने जानबूझकर उसको इस तरह ट्रैप किया सिर्फ इसलिए ताकि मुझको ब्लैकमेल कर सको। जहांगीर एक बार फिर बोलने लगे। हाँ, सब कुछ मैंने ही किया था। कर तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा साबित हुआ है। जान छूट गई है तुम्हारी, अपनी औलाद से आज़ाद हो गए हो तुम। अब मज़ीद ऐश कर सकोगे। समरीन का लहजा जहरीला था। ऐश तो मैं कर सकूँगा या नहीं, मगर एक चीज़ तो तय है कि तुम और मैं अब इकट्ठे नहीं चल सकते। तुम्हारे साथ इकट्ठे चलना कौन चाहता है? कम से कम अब मैं तो तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रह सकती। मैं कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर रही हूँ, और मैं तमाम असासों की बराबर तकसीम का दावा भी करूँगी। समरीन शायद इस बार बहुत से फैसले पहले ही कर चुकी थी। असासे? कौन से असासे? कौन से असासों की बराबर तकसीम चाहती हो तुम? जहांगीर के इश्तेहाल में एकदम इजाफा हो गया। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं किन असासों की बात कर रही हूँ। तुम्हारी लूट मार की कमाई की बात कर रही हूँ मैं तुमको एक पाई भी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अब्बास था। उसकी आवाज़ सुनते ही रिसीवर पर अलीज़ा के हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई। हेलो अलीज़ा, क्या प्रॉब्लम है? तुमने 2 बार फ़ोन किया। सब कुछ ठीक तो है? मैंने न्यूज़पेपर देख लिए हैं। दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। अब्बास भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह 4 इंसानों को कत्ल कर सकते हैं। अलीज़ा, तुम इन चीज़ों को नहीं समझती, अब्बास ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। तुमने सिर्फ इसी मौजू पर बात करने के लिए फ़ोन किया था? अब्बास ने उसके सवाल का जवाब गोल करते हुए कहा। हाँ, मुझे सिर्फ इसी बारे में बात करनी है। आपने मुझसे कहा था कि आप इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं, मगर आपने उन्हें मार दिया। वो यकदम फट गई। कोई इंसान इतनी बेरहमी का मुजाहरा नहीं कर सकता। तुम तो वाकई गुस्से में हो अलीज़ा। वो जैसे उसके गुस्से से महफूज हुआ। अलीज़ा को हिद्दत का एहसास हुआ। आपको एहसास है कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया है? बिल्कुल एहसास है कि मैंने क्या किया है। अलबत्ता मैं तुम्हारी तरह इसे जुल्म नहीं समझता। मैंने वही किया है जो मुनासिब समझा। उसके इत्मीनान और सुकून में रत्ती बराबर कमी नहीं आई। 4 बेगुनाह इंसानों को इस तरह उठाकर मार देना कहाँ से मुनासिब लगा है आपको? पहली बात तो ये है कि वो बेगुनाह नहीं थे,
और दूसरी बात ये कि उन्होंने मैंने नहीं मारा, पुलिस मुकाबले में मरे हैं वो। अब्बास ने उसे टोकते हुए कहा। पुलिस मुकाबला? कौन सा पुलिस मुकाबला? मुझे तो बेवकूफ़ ना बताएं। मेरे सामने आपने इन चारों को गाड़ी में बिठाया हुआ था। ठीक, अगर तुम्हें ये याद है तो फिर ये भी याद होगा कि मैंने उन्हें क्यों पकड़ा था। मेरी वजह से पकड़ा था आपने उन्हें, और मेरी वजह से मार दिया। तो क्या गलत किया? अब अगर लोग हमारी औरतों तक आना शुरू कर दें तो हम डोंट डू इट अगेन कहकर, गाल को सहलाकर तो किसी को नहीं छोड़ सकते। मैंने आपको उन्हें छोड़ने के लिए तो नहीं कहा था, आपने उन्हें गिरफ्तार कर लेते, मगर इस तरह मारते तो ना। अलीज़ा, तुम इन बातों को नहीं समझती, बेहतर है इस मामले के बारे में बात ना करो। मैं क्या नहीं समझती? मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उनसे? मुझे हमदर्दी नहीं हो रही, मैं सिर्फ इस गलत काम की निशानदेही कर रही हूँ जो आपने किया है। गलत या सही काम की तारीफ तुम मेरे लिए छोड़ दो, तुम इसके बारे में अपने जहन को मत उलझाओ। मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब्बास की आवाज़ में इस बार शर्त महरी थी। क्या काम जानते हैं आप? सिर्फ लोगों को जानवरों की तरह कत्ल कर देना और जाली पुलिस मुकाबला करार देकर मेडल से बांटना। इन चारों के साथ वही हुआ है जो उसके मुस्तहिक थे। मेरे ख़ानदान की औरत के पीछे कोई इस तरह आएगा तो यही करूँगा। इन कुत्तों को आम औरतों और हमारी फैमिली की औरतों में कोई फ़र्क नहीं लगा। वो नहीं जानते थे कि मेरा ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। मेरे ख़ानदान के बारे में छानबीन करके उन्हें मेरा पीछा करना शुरू नहीं किया। अगर नहीं जानते थे तो उनको जान लेना चाहिए था। आँखें और दिमाग नहीं रखते थे क्या वो? आज बेखबरी में तुम्हारे पीछे आए थे, कल जानते बूझते आते। आपकी मंतक मेरी समझ से बाहर है, तुम्हारी समझ से तो बहुत सारी चीज़ें बाहर हैं। तुम जानती हो वो तुम्हें पकड़ लेते तो क्या करते, मगर उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं था, ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचाया। मैं बच गई थी। तुम इसलिए बच गई थी कि पुलिस 10 मिनट के अंदर उस इलाके में पहुंच गई थी, वरना वो तो तुम्हारी कोई लिहाज ना करते। वो क्या करते और क्या नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने जो किया आप उसकी बात करें। उन्होंने सिर्फ एक लड़के का पीछा किया, उसे अगवा करने की कोशिश की, और इस जुर्म की सज़ा दुनिया के किसी कानून के तहत भी मौत नहीं हो सकती। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि दुनिया के किसी कानून में इस जुर्म की सज़ा मौत है या नहीं। मैंने उन्हें इस जुर्म के लिए सज़ा दी जो वो करना चाहते थे, मगर किया तो नहीं था। करना तो चाहते थे। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। पुलिस सिर्फ इरादे पर लोगों को सजाए मौत कब से देने लगी? अब्बास ने दूसरी तरफ एक गहरा सांस लिया। पीपल आर जज्ड बाय देयर इंटेंशंस। उसका लहजा इस बार बिल्कुल खुश्क था, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके इरादों की वजह से सज़ा नहीं दी जा सकती। अलीज़ा, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, एक मीटिंग से फारिग हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद दूसरी मीटिंग है, इसलिए बेहतर है इस बात को अभी ख़त्म कर दें, बाद में इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। तुम ये बताओ, तुम्हारी चोट पहले से बेहतर है या नहीं? वो अब वाकई मौजू बदल देना चाहता था। आप मेरी चोट के बारे में बात ना करें, आप मुझे सिर्फ वही बात करें जो मैं करना चाहती हूँ। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे सिर्फ वही बात करो जो मैं करना चाहता हूँ, तो फिर अब्बास की टोन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये मेरी बदकिस्मती थी कि नाना ने आपसे मदद मांगी। वो ऐसा ना करती तो वो चारों आज जिंदा होते। वो चारों अगर आज जिंदा होते तो तुम जिंदा ना होती। अब्बास ने जैसे उसे याद दहानी करवाई। आप एक बार फिर उनकी सोच की बात कर रहे हैं। हर जुर्म सोच से ही शुरू होता है। मैं आपकी तरह प्रैक्टिकल नहीं हो सकती कि मुंह उठाऊं और जिसको जहां चाहूं मार दूं, ये कहकर कि वो जुर्म करने वाला था। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, अब्बास ने अलीज़ा से कहा। कर दें, मगर वो बात ज़रूर सुन लें जो मैंने आपसे कहना चाहती थी। इस बार अलीज़ा की आवाज़ में ठहराव था। अब्बास रिसीवर रखते रखते रुक गया। उसे हैरत हुई। अलीज़ा ऐसी कौन सी बात कहना चाहती थी? क्या अभी कोई बाकी रह गई है बात जो तुम कहना चाहती हो? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जस्टिस नियाज़ के घर वालों को सब कुछ बता रही हूँ। रिसीवर पर अब्बास के हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई। उस रात जो कुछ हुआ था मैं उन्हें बता दूंगी। बता दूंगी? अब्बास ने दिल ही दिल में दोहराया। उसका जहन बर्क रफ्तारी से अपना लाए अमल तय कर रहा था। एक हाथ में रिसीवर लिए उसने दूसरे हाथ से इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और कान से लगाने के बाद कंधे की मदद से टिकाए रखा। दूसरे हाथ से इस फ़ोन का रिसीवर कान से हटाकर नीचे किया और माउथपीस पर दूसरा हाथ रख दिया। जस्टिस नियाज़ के ऑपरेटर से कह दो कि जब तक उसे दोबारा हदायत ना मिले
वो जस्टिस नियाज के घर आने वाली किसी कॉलर की उनसे बात न करवाए, और जिस फ़ोन नंबर पर भी अभी बात कर रहा हूँ इसको चंद मिनटों के अंदर एक्सचेंज के ज़रिए डिस्कनेक्ट करवा दो। इंस्पेक्टर क्यूम से कहो 2 मिनट के अंदर मुझसे रब्ता कायम करें। धीमी आवाज़ में उसने सारी हिदायत देने के बाद इंटरकॉम बंद कर दिया और दोबारा फ़ोन रिसीवर को कान से लगाकर अलीज़ा की गुफ्तगू सुनने लगा। उसके माथे पर बल थे। वाज़ेह तौर पर उसकी गुफ्तगू उसके लिए नागवारी का बाइस थी। हर शख्स पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। वो अब कह रही थी कि वो अपने सामने होने वाले जुर्म को पुलिस से ना छुपाए, पुलिस को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करे। मैंने भी आपको अपने सामने होने वाले इस जुर्म से इन्फॉर्म कर दिया है जिसमें खुद पुलिस ही इन्वॉल्व है। आप चूँकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए मैं खुद तमाम इन्फॉर्मेशन प्रेस और इन लोगों की फैमिलीज़ को पहुंचा दूंगी जिनके बेटों को आपने मारा है। दूसरी तरफ कमल खामोशी थी। अलीज़ा को पहली बार सुकून महसूस हुआ था। बात मुकम्मल करने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके फ़ोन के बंद होते ही ऑपरेटर ने इंस्पेक्टर क्यूम से उसका रब्ता करवा दिया। जिस घर में मैंने गार्ड लगवाई है उस घर से अब न तो कोई बाहर आएगा न ही अंदर जाएगा जब तक मैं इजाज़त न दूँ। तुम इसी हिदायत पर अमल करोगे। घर के किसी मुलाजिम को भी बाहर नहीं निकलने दोगे। उसने फ़ोन बंद करने के बाद ऑपरेटर को उमर से रब्ता करवाने के लिए कहा। हाँ उमर, मैं अब्बास बोल रहा हूँ। रब्ता होते ही उसने कहा। हाँ अब्बास, क्या बात है? अलीज़ा से जाकर मिलो, अब्बास ने किसी तवक्कुफ़ के बगैर कहा। क्या मतलब? सब कुछ ठीक तो है? उमर कुछ चौंक गया। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। अलीज़ा का दिमाग ख़राब हो गया है। अब्बास के लहजे में खफकी थी। क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले फ़ोन पर मेरी उससे बात हो रही थी। वो कह रही थी कि वो जस्टिस नियाज़ को सब कुछ बता देगी। क्या? उमर ने बेइख्तियार कहा। मगर क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन है। उसका ख्याल है कि उसने इन चारों को कत्ल किया है और ये गलत है। इसलिए अब ये ज़रूरी हो जाता है कि सब कुछ जस्टिस नियाज़ और प्रेस को बता दिया जाए। उसका दिमाग वाकई ख़राब हो गया है, उमर ने खफगी से कहा। बहरहाल जो भी है तुम उसके पास जाओ और उसे समझाओ, अब्बास ने उससे कहा। मैंने कुछ हिफाजती इंतजाम तो किए हैं, मगर कब तक? उसके दिमाग का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी उसके पास जाता हूँ, समझा दूंगा मैं उसे सब कुछ। वो जज्बाती हो जाती है। जज्बाती होने में और अक्ल से पैदल होने में बहुत मामूली फ़र्क होता है। मैं नहीं चाहता ये सब कुछ पापा को पता चले। वो तो बिल्कुल फ्यूरियस हो जाएंगे। अभी पहले ही सूरत हाल खासी ख़राब है। उस पर उसका कोई बयान या नाम कहीं पहुँच गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तुम उसके पास जाओ और फिर उससे बात करने के बाद मुझसे रब्ता करो। वो कुछ देर मज़ीद उमर से इसी बारे में बात करता रहा और फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अलीज़ा ने अब्बास को फ़ोन करने के बाद एक्सचेंज से जस्टिस नियाज़ का नंबर मिलाया। वो इस नंबर को मिला रही थी जब फ़ोन लाइन अचानक डेड हो गई। वो कुछ हैरान हुई। फ़ोन कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। उसने फ़ोन रिसीवर रख दिया। चंद मिनटों के बाद उसने रिसीवर उठाया। लाइन अब भी डेड थी। ये आर्जी खराबी नहीं थी जो रिसीवर रखकर दोबारा उठा लेने पर ठीक हो जाती। वो कुछ बेचैन होने लगी। वो जल्द से जल्द जस्टिस नियाज़ से रब्ता करना चाहती थी। कुछ देर वो वहीं बैठी कुछ सोचती रही और फिर एक ख्याल आने पर उठकर अपने कमरे में आ गई। अपना शोल्डर बैग निकाल कर उसने वॉलेट अंदर डाला और फिर जूता बदल कर बाहर निकल आई। नानू के कमरे से उसने दूसरी गाड़ियों की चाबियां ली। नानू इस वक्त कमरे में नहीं थी, वो बाहर लॉन में थी। अलीज़ा बाहर पोर्टिको में निकल आई। कार को स्टार्ट करके उसने रिवर्स करना शुरू किया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि चौकीदार ने गेट नहीं खोला, बल्कि गेट के पास बने छोटे से कमरे से निकलकर उसकी तरफ आने लगा। उसने गाड़ी रोक दी। अलीज़ा बीबी, आप कहाँ जा रही हैं? चौकीदार ने करीब आकर उससे पूछा। कहाँ जा रही हूँ? वो हैरान हुई। बाहर जा रही हूँ। तुम गेट खोलो। अलीज़ा बीबी, मुझे नहीं पता, बस कुछ देर पहले मुझे बताया गया था कि मैं किसी को बाहर ना जाने दूँ। चौकीदार ने उसे बताया। मैं खुद बात करती हूँ उनसे, देखती हूँ ये मुझे कैसे रोकते हैं। वो तेज़ कदमों के साथ गेट की तरफ बढ़ गई। गेट की साइड पर मौजूद छोटा गेट खोलकर उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुई। गेट का बोल्ट खुलते ही बाहर मौजूद एक पुलिस गार्ड उसके सामने आ गया। वो मुंह उठाकर उसे देखने लगी। आप अंदर चली जाएं, बाहर नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ में सख्ती मगर लहजा मुअद्दब था। क्यों नहीं जा सकती? हमें साहब ने हुक्म दिया है कि घर से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। कौन से साहब ने हुक्म दिया है तुम्हें? अब्बास साहब ने। आप पहले उनसे बात करके इजाज़त ले लें, फिर हम आपको बाहर आने देंगे।
वो होंठ काटते हुए उसे देखती रही। फ़ोन में होने वाली अचानक खराबी अब उसकी समझ में आने लगी। अब्बास यकीनन इतना कमज़ोर नहीं था जितना वो समझ रही थी। फ़ोन ख़राब है। मैं साथ वाले घर से फ़ोन करके अब्बास से इजाज़त ले। पुलिस गार्ड ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब्बास साहब अगर आपको इजाज़त देना चाहेंगे तो खुद आपसे रब्ता करेंगे या हिदायत दे देंगे, इसलिए बेहतर है आप अंदर चली जाएं। उसकी आवाज़ में कतियत थी। अलीज़ा मज़ीद बहस के बगैर वापस अंदर आ गई। वो शदीद गुस्से के आलम में थी। पाँव पटकते हुए वो अंदर लाउंज में चली आई। अंदर आते ही उसने वो बैग सोफे पे उछाल दिया जो वो गाड़ी से निकाल लाई थी। उसे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। चौकीदार ने नानो को सारे वाक़े की इतला दे दी। वो चंद मिनटों के बाद अंदर लाउंज में थी। तुम कहाँ जाना चाह रही हो अलीज़ा? उन्होंने आते ही पूछा। मार्केट तक जाना चाह रही थी। क्यों? कुछ काम था नानो, मगर अब्बास ने बाहर मौजूद गार्ड से कहा है कि कोई अंदर से बाहर ना जाए। उसने बरहमी से कहा। अब्बास ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। तुम फ़ोन पर उससे बात कर लो, नानो ने उसके करीब बैठे हुए कहा। फ़ोन लाइन डेड है और अब्बास कभी कुछ भी सोच समझ कर करने का आदी नहीं है। फ़ोन लाइन डेड है? अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। नानो फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसे चेक करने लगी। फिर कुछ मायूसी के साथ उन्होंने रिसीवर रख दिया। ये काम नहीं कर रहा। ये काम कर भी कैसे सकता है? ये अब्बास की वजह से बंद है, अलीज़ा ने तलखी से कहा। फ़ोन क्यों बंद करवाया है अब्बास ने? नानो कुछ फिक्रमंद हो गई। अलीज़ा कुछ कहते कहते रह गई। उसे अचानक ख्याल आया था कि नानो से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नानो, आप मुझे साथ वालों के घर भिजवाएं, मैं वहाँ से फ़ोन करूँगी। तुम्हें फ़ोन करना कहाँ है? शैला को फ़ोन करना है, उसने झूठ बोला। सुबह उससे बात तो हुई थी तुम्हारी? नहीं हुई थी, मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है अभी कुछ देर तक वो खुद आ जाए। नानो ने उसे समझाया। वो सोच में पड़ गई। अच्छा, आप मोरीद पापा से कहें वो साथ वालों के घर से उसे फ़ोन पर यहाँ आने के लिए कहें। उसके जहन में एक और ख्याल आया। नानो ने उसे जवाब देने के बजाय मुरीद पापा को पुकारने लगे। जवाद साहब के घर जाओ और शैला को फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कहो। मुरीद पापा के आने पर नानो ने उसे कहा, उसे ये भी कहें कि अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आए। लीज़ा ने नानो की हिदायत के बाद कहा। मुरीद पापा सर हिलाते हुए लाउंज में निकल गए, मगर उनकी वापसी चंद मिनटों के बाद ही हो गई। गेट पर मौजूद पुलिस बाहर जाने नहीं दे रही। उन्होंने आते ही इतला दी। आप उन्हें बता देते कि आपको ज़रूरी काम से नानो ने भेजा है। अलीज़ा एक बार फिर बेचैन हो गई। मैंने उनसे कहा था, मगर उन्होंने कहा कि घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अलीज़ा ने बेइख्तियार अपने होंठ भींच लिए। ठीक है, अब अपना काम करें, नानो ने मुरीद बाबा को हिदायत दी। उनके जाने के बाद उन्होंने अलीज़ा से कहा, तुम शैला का इंतज़ार करो, जब फ़ोन नहीं मिलेगा तो वो खुद ही यहाँ आ जाएगी। उन्होंने जैसे अलीज़ा को तसल्ली दी, और अगर बाहर मौजूद पुलिस ने उसे भी अंदर न आने दिया तो वो सवालिया लहजे में उनसे बोली, तो नानो को कोई जवाब नहीं सूझा। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी और अब यकदम उन्होंने बड़बड़ाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लीज़ा उनकी बात पर गौर नहीं कर सकी। वो अपना नाखून काटते हुए कुछ सोचने में मसरूफ़ थी।